रात को 7 बजे घर रात को। रात को 7 बजे घर रात को। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस वक्त खाड़ी के हालात पर, जहां युद्ध छिड़ी हुई है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल और यूएस है, और बहुत सारे दूसरे विश्व के स्टेक होल्डर्स भी हैं। लेकिन हमारे भारत के पड़ोस में दक्षिण एशिया में एक अहम चुनाव हो रहे हैं, जिस पर बात करना ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूँ पड़ोसी मुल्क नेपाल की। नेपाल में यहाँ जो आम चुनाव हो रहे हैं वो पिछले साल सितंबर में हुए जेनजी प्रोटेस्ट्स के बाद चुनाव हैं, और इसीलिए इनकी अहमियत कहीं ज़्यादा है। इसके पहले 2022 में वहाँ चुनाव हुए थे, जिसमें लगभग 61% का मतदान दर्ज किया गया था। लेकिन सितंबर में, आपको याद दिला दे, 2025 में हालात बेकाबू हो गए थे, भड़क गए थे। इसकी शुरुआत हुई थी, चिंगारी का काम किया था सोशल मीडिया पर लगाए गए जो सोशल मीडिया के पॉपुलर ऐप्स हैं, जैसे टिकटॉक है, इंस्टा है, इन पर जो बैन लगाई गई, उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी। और ये प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। बहुत जगह आगजनी की खबरें आई थी। प्रधानमंत्री सचिवालय कार्यालय पर भी आग लगाया गया। लोगों की जान गई, दर्जनों लोगों की जान गई, जिसमें बहुत सारे मासूम और युवा भी मौजूद थे। सैकड़ों लोग घायल हुए थे, और लोगों का कहना था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी राजनीतिक सिस्टम से, जहाँ जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जो पार्टियाँ एक लंबे समय से यहाँ पर शासन करती रही हैं, उन पार्टियों के तमाम नेताओं के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी सी शान शौकत वाली ज़िंदगी जीते हैं, इंस्टा के रील्स के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। जबकि गरीब का बच्चा वो मजबूर होता है कि विदेशों में जाकर काम करे, दूर जाकर, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर काम करे। छुट्टियाँ नहीं मिलती घर वापस आने के लिए, बुरे हालात में ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स की तौर पर काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, ये जो तमाम मुद्दे जो ट्रिगर्स बने उस जेनजी प्रोटेस्ट के लिए, वो इस वक्त बड़े अहम मुद्दे हैं इन चुनावों में, जहां पर आज वोटिंग शुरू हुई सुबह 7 बजे, और 2 तरीकों से जो है संसद के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि एक तो सीधा चुनाव है, जिसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बताते हैं। 275 सीटें हैं संसद में, जिसमें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 138 का बहुमत हासिल करना होगा। अब इसमें 275 में से 165 सीटों पर सीधे जो मुकाबले में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए वो जीत जाता है, जिसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट बोलते हैं। और दूसरी जो 110 पार्टियां हैं, उनमें कुल वोट प्रतिशत के आधार पर जो हैं, जो पार्टियों को कितनी वोट प्रतिशत मिली है, उसके आधार पर सीटें दी जाती हैं संसद में। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो छोटे दल हो, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उसको पूरी तरीके से दरकिनार ना कर दिया जाए, और सिर्फ बड़ी पार्टियों का ही वर्चस्व ना बना रहे। क्योंकि वहाँ पहाड़ के क्षेत्र हैं, मधेश है, दूर दराज के गाँव हैं, सबके अपने एस्पिरेशंस हैं, काठमांडू के अलायदा भी। तो जो प्रबल दावेदार हैं, उनमें सबसे पहले नाम चल रहा है बालेन शाह का, जो काठमांडू के मेयर हैं। अपने काला चश्मा पहनकर जो है वो जाते हैं, रैपर के तौर पर आइडेंटिटी बनाई। हालांकि दरअसल वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं पेशे से, और ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देते। एक अपने बारे में एक एनिग्मा टाइप की बनाई हुई है, बेबाकी से बातों को रखते हैं। तो उनसे जो है लोगों को उम्मीद है कि एक राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता पार्टी उन्होंने बनाई है, आरएसपी बनाई है, क्या वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। दूसरी तरफ जो ओल्ड गार्ड्स हैं, यानी कि केपी शर्मा ओली, जिन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया था पिछले साल के हंगामे के बाद में, लेकिन सीपीएन यूएमएल अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। और केपी शर्मा ओली ने वोट देने के बाद ये यकीन जताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है मजबूती मिलेगी इन चुनावों के बाद में। तीसरा जो चेहरा, जो प्रबल चेहरा है, वो है गगन थापा, जो नेपाली कांग्रेस के नए नेता हैं। पार्टी पुरानी है, लेकिन नए नेता ज़रूर हैं, लेकिन बैगेज है पार्टी के पुराने मसलों का। और कौन कौन से दल हैं उस पर मैंने बात की हुई है, विश्लेषण किए हुए एक्सपर्ट्स के साथ में। उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। बहरहाल, निश्चित रूप से लोग जब बाहर जा रहे हैं, क्या उनको उम्मीद है कि एक नया नेपाल बनेगा, कि सही मायनों में जो है नेपाल की राजनीतिक दशा और दिशा बदलेगी?
चुनावों के नतीजे उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे में जो हैं ये नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। चुनावों के खत्म होने के बाद चुनाव लगभग शांतिपूर्ण ही बताए गए हैं। इक्का दुक्का कुछ खबरें आई छिटपुट हिंसा की, लेकिन वो तो खैर हर चुनाव में ही होते हैं। मैंने गोपाल झा, जो कि जनकपुर में मौजूद हैं, रेडियो मिथिला के संपादक हैं, उनसे बात की जानने के लिए कि इस वक्त लोगों के नब्ज को वो कैसे देख रहे हैं, कैसे टटोल रहे हैं। इस बातचीत को सुनिए और चुनावों के जब नतीजे आते हैं तो उसके सटीक विश्लेषण के लिए भी हम खास आवाज़ों को लेकर आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। और गोपाल झा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, काठमांडू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, आज के ये जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों पर अभी आपको क्या लग रहा है कि लोगों ने कितनी उम्मीद जताई है? क्या लोगों में एक उत्साह नजर आई आप जहां जहां गए बूथ्स पे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा एक संशय था कि ये इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये सबसे पहले ये सबका वो एक इल्यूजन कहिए, वो क्लियर हो गया कि नहीं, इलेक्शन होना था, हुआ, और ये पीसफुली हो रहा है। हिटफुट एक दो घटनाएं तो होते हैं, वो माइनर है, उसको टोटल कंट्रोल में ले लिया गया है। और जो इलेक्शन है अक्रॉस द कंट्री देखा जाए तो पीसफुली हो रहा है। और जहां तक आपने कहा कि हाउ आई एम सीइंग दिस इलेक्शन, तो मैं बहुत आशावादी था कि इलेक्शन होना चाहिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इलेक्शन हो रही है। आपको लगता है कि 2022 में हमने देखा था 61% वोटिंग हुई थी, इस बार 10 लाख ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं टू वोट, लेकिन क्या वोटर टर्नआउट आपको हाई नजर आ रहा है कंपेयर टू पास्ट? आपको लग रहा है कि कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि रिजल्ट से होगा क्या, बदलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, काफी उत्साह है। जो जितने नए वोटर्स आए हैं, देखिए, उनमें ज्यादा उत्साह है। और दूसरी बात, जो पॉलिटिकल पार्टी पहले थोड़ा सा रिलक्टेंट थे कि इलेक्शन से क्या होगा, उनमें उन लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्शन में उत्साह है। और रही बात परसेंटेज की, तो लास्ट टाइम तो 61 के आसपास में था, तो मुझे लगता है कि ये 65 के आसपास में टर्न आउट होना चाहिए। जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है, इस वक्त सबकी नजरें बनी हुई हैं बालेन शाह पर। वो बहुत ज्यादा मीडिया से इंटरेक्ट करते नहीं हैं। तमाम बड़े नेताओं ने, ये गगन थापा, केपी ओली, बालन शाह, सबने वोट दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या अलग कर पाएंगे अगर बालन शाह को मौका मिलता है पीएम बनने का? देखिए, जो भी पीएम बने, चाहे जो भी पार्टी बड़ी होकर आए, सबसे बड़ी चैलेंजेज ये है कि लोगों का भरोसा दिलाना। सबसे पहले ये हुआ कि लोगों में लगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। एक ये नैरेटिव करीब 2 साल से चल रहा है। दरअसल मैं अगर देखा जाए तो मैं इस चीज को खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये 35 ईयर्स में कुछ भी नहीं हुआ है। कंट्री में काफी बदलाव हुए हैं, एजुकेशन में भी, हेल्थ सेक्टर्स में, उसके बाद एविएशन में, बैंकिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव है। तो ये सब अगर देखा जाए तो जो नैरेटिव बनाया गया था कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ बिगड़ चुका है। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि ये एक बहुत पीसफुल कंट्री है, और इसको मेंटेन करके रखे हैं पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। सबके साथ में कोऑर्डिनेशन करके एक नेपाल का जो कैरेक्टर है, ये पीसफुल कंट्री है, पीस लवर्स है यहाँ के लोग, वो तो बरकरार रहा ना। तो थिंग्स हैव लाइक लॉट, आई मीन, हम ये नहीं कहते हैं कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज कि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट ऐसा नहीं है कि लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, लॉन्जिविटी में परिवर्तन हुआ है, एजुकेशन लेवल अच्छे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, टेक्निकल कॉलेजेस खुले हैं। तो ये सब अगर देखा जाए तो चेंजेस तो हुए हैं। तो अब रही बात की, सबसे पहले जो मैंने पहले भी कहा कि जो भी प्रधानमंत्री बने, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो एक एक्सपेक्टेशन जो ज्यादा है, बहुत हाई है लोगों में, है ना, खास करके युवाओं में, वो उनको क्या डिलीवर करके, जल्दी से जल्दी डिलीवर करके कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनके जो आक्रोश है उसको कैसे कंटेन करेंगे, ये बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आने वाले प्रधानमंत्री के लिए। एक फाइनल क्वेश्चन गोपाल जी, आप क्या कहेंगे कि 2 सबसे बड़े जो मुद्दे इन चुनावों में लोगों के दिमाग पर रहे वो क्या थे? जेनजी प्रोटेस्ट के बाद हो रहे हैं ये इलेक्शंस, क्या करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये मुद्दे थे? और राजनीतिक दलों की, आपने सही कहा कि काम तो हुआ है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर अगर खरा नहीं उतरे हैं, निराशा हुए हैं, तो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं कि इतने जल्दी जल्दी वहां पर
पार्टियां स्प्लिट कर जाती हैं, इतने प्रधानमंत्री हुए हैं पिछले कुछ सालों में, स्ट्रक्चरल इश्यूज जो है उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट ये कैसे चलाया जा सकता है। तो संसार में बहुत सारे कंट्रीज हैं, हमारे आपके ही कंट्री में है, अगर इंडिया में देखा जाए तो कोलिशन गवर्नमेंट तो है। 15 साल से तो कोलिशन गवर्नमेंट ही तो चल रही है वहां पे। उससे पहले भी 15 साल, अगर 10 साल देखा जाए तो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट भी तो कोलिशन गवर्नमेंट ही थे। तो नहीं, उसमें एक कोलिशन फर्क है गवर्नमेंट कि ये भी तो लंबे लंबे उसमें एक फर्क है कि ये लंबे लंबे पीरियड तक कोalition सरकार चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूजिकल चेयर है कि हर 1-1.5 साल, हर 2 साल में सरकार धड़ाम हो जाती है, पीएम बदल जाता है। मैं यही बात कहने जा रहा था आपको। सबसे पहले अपनी ये एटीट्यूड चेंज करना है कि किसी को एक को अगर कोलिशन आप बनाते हैं तो किसी एक को 5 वर्ष के लिए आप काम करने दीजिए और धैर्य रखिए। अगर नहीं हो तो फिर उसके बाद 5 वर्ष के बाद आप जो भी निर्णय लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन आप जब कोलिशन में हो, एक एजेंडा लेके और लोग में आप मैंडेट लेके आते हैं, कोलिशन के ही मैंडेट लेके आते हैं और फिर उस कोलिशन को आप तोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि अब की बार जो भी गवर्नमेंट अगर बनाए, कोलिशन गवर्नमेंट ही बनने की चांसेस है, जैसे मुझे लगता है। तो फिर ये एक सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा, कमिटमेंट होना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा लीडर को कि हम ये आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो 5 साल चलेगी और ये डिलीवर करेगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गोपाल झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। Thank you so much. Thanks for having me on your channel. Thanks again.